हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो बच्चा बाटी, आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बट आप में से काफी सारे बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन है कि इस चैप्टर में कितना पार्ट आएगा, कितना हमें पढ़ना है, तो वो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट रीसेंट लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से सीबीएसई के अंदर जो चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस में, उसके हिसाब से इस चैप्टर का एक बहुत ही छोटा पोर्शन आपके सिलेबस में रखा गया है। तो यहां पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, एनसीईआरटी पर मैं आप लोगों को पहले ले चलता हूं। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर 3 जो आपका है, इसके अंदर अगर आप देखें तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर के आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो कंक्वेस्ट डिसीज ट्रेड तक का रहने वाला है। यानी कि कंक्वेस्ट डिसीज ट्रेड तक के पार्ट का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा, आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो आपको यहीं तक पढ़ना है। आगे इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, नहीं उन पर ध्यान देना। तो आगे अगर आप देखो इस चैप्टर में, तो ये 19th सेंचुरी वर्ल्ड वाला जो टॉपिक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना, सिर्फ पेज नंबर 56 तक आपको पढ़ना है। और आज के इस क्लास में हम इसी को डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत, दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेरे पीछे आप ये मैप देख पाएंगे। ये मैप एंशियंट सिल्क रूट का मैप है, और ये सिल्क रूट अपने आप में बहुत खास और इंपॉर्टेंट होता था। तो इस चैप्टर के अंदर हम कहानी पढ़ेंगे सिल्क रूट की, समझेंगे, देखेंगे कि भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा क्यों कहा जाता था। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आज जो यूरोप इतना पावरफुल है वो कैसे हुआ, या किस तरीके से चीजें बनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। देखिए क्या है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो आप लोगों ने अक्सर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है और सुना है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस है जहां पर अलग अलग देशों के कंपनीज, लोग, गवर्नमेंट आपस में इंटरैक्ट करती हैं और इंटीग्रेट करती हैं। आज अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर काफी सारी विदेशी कंपनियां हैं, विदेशों में काफी सारे भारतीय लोग रहते हैं, भारत की कंपनियों का व्यापार वहां पर होता है। क्या आज से कुछ टाइम पहले भी ये होता था? क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन आज हम देख रहे हैं, ये तो पिछले 40-50 साल के अंदर ही डेवलप हुआ है। तो आज से 50 साल से ज्यादा पहले की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, तब क्या होता था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या होता था, वो समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन आज हम देख रहे हैं वो पिछले 50 ईयर्स से ही आपको देखने को मिलेगा। 50 ईयर्स से ही हम देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां अलग अलग देशों के अंदर जा रही हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, हमें एमएनसी कंपनियां बनती हुई देखने को मिल रही हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। बट पहले क्या होता था? तो देखिए, सीधी सी बात है, एंशियंट टाइम्स के अंदर भी अगर हम देखें, नजर डालें, तो एंशियंट टाइम के अंदर भी ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। पहले के समय पर भी यह होता था कि लोग भारत से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कोई व्यापार के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, ट्रैवल, तो कोई धार्मिक गतिविधि या धार्मिक दृष्टिकोण से ट्रैवल कर रहा है। तो हर किसी का अलग अलग मकसद हमें यहां पर देखने को मिलता था। और ये जो ट्रैवल पहले के समय पर एंशियंट टाइम्स में होता था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग अलग अलग जगहों पर जाते थे नॉलेज की तलाश में, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी की तलाश में, व्यापार करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में। या कुछ लोग तो देश छोड़ करके जब भागते थे तब भी ट्रैवल करते थे भैया। अगर आप देखो तो इतिहास उठा करके देखिए, चाइना से काफी सारे ट्रैवलर्स आपको भारत आते हुए देखने को मिले।
फाहीन रहे हो, ह्यून सांग रहे हो, इत्सिंग रहे हो, ये सब भारत क्यों आए चाइना से? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी करने के लिए। तो कुल मिलाकर के एंशियंट टाइम्स के अंदर भी हमें इस तरीके का कनेक्शन या इंटीग्रेशन होता हुआ देखने को मिलता था। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये लोग सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करते थे, अपने साथ गुड्स, मनी, बाकी वैल्यूएबल चीजें, अपने स्किल्स, आइडियाज, इन सब चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे, और साथ में जर्म्स और डिसीजेस को भी। तो ये सब चीजें प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी हमें होती हुई देखने को मिलती थी। एक इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन लोगों के बीच में, अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच में हमें होता हुआ देखने को मिलता था। और उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत के अंदर तो 3000 BCE से ही, यानी कि आज से 5-6 हजार साल पहले की भी अगर हम यहां पर बात करें तो हमें ट्रेड कनेक्शंस देखने को मिलते हैं भारत और कई सभ्यताओं के बीच। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच। और उसके एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट एशिया के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड कनेक्शन था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहां पर गुजरात के अंदर लोथल नाम का एक सी पोर्ट भी हुआ करता था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़ता था वेस्ट एशिया के अंदर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? बिकॉज हमें काफी ज्यादा इसको लेकर के एविडेंसेस भी मिले। हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहर, सील्स चलती थी, क्वाइंस चलते थे, वो हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने को मिले। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हमें मिले जो बताते हैं कि इन लोगों का कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों के साथ था। यहां तक कि अगर आप गोवा के म्यूजियम में चले जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इस तरीके के स्टैचूज वगैरह हैं म्यूजियम में, जिनके ऊपर आपको ट्रेड से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये सब हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिलता है और पता लगता है कि भारत काफी लंबे समय से वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो। इसके अलावा अगर आप देखो तो हमारे यहां पर जो करेंसी पहले के समय पर चलती थी, जिसको हम कौड़ी कहते थे, या सी शेल्स अगर आप देखो तो इस तरीके के सी शेल्स जो होते हैं, कौड़ीज जिनको बोला जाता था, तो वो आप देखोगे कि मालदीव्स के अंदर, चाइना के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर ये हमें देखने को मिली। तो पता लगता है कि भारत का व्यापार इन कंट्रीज के साथ भी होता था। आप देखते हो कई बार होता है ना, हम कहते हैं किसी इंसान को हमें कहना है कि भैया तू हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता या तेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लोग उसे कह देते हैं कभी कभी, अगर रफ टोन में कहना हो कि अरे ये तो 2 कौड़ी का इंसान है, ऐसा बोल देते हैं रफ टोन में। तो वो 2 कौड़ी का इंसान का मतलब क्या? कौड़ी जो है पुराने समय पर, पहले के समय पर कौड़ीज जो है यहां पर क्या थी? करेंसी थी, जिन्हें लोग ट्रेड में, व्यापार के अंदर इस्तेमाल किया करते थे। समय के साथ साथ इनकी वैल्यू खत्म होती चली गई, तो आज भी लोग इन्हें उस आम भाषा के अंदर कई बार इस्तेमाल कर देते हैं जब किसी को बेइज्जत करना हो या किसी के साथ गलत व्यवहार करना हो। तो कुल मिलाकर के इन सब एविडेंसेस से यह तो पता लगता है भैया कि हम व्यापार करते थे और अलग अलग देशों के साथ जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम समझें तो यहां पर आप सिल्क रूट के बारे में जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को या कहें एशिया को वेस्ट के साथ जोड़ने में सिल्क रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला। सिल्क रूट की जब हम यहां पर बात करते हैं तो सिल्क रूट क्या करता था बच्चा? एशिया को किससे जोड़ता था? एशिया को यूरोप से जोड़ता था, अफ्रीका से जोड़ता था। एशिया से क्या होता था? स्पाइसेस, चाइनीज पॉटरी, क्लोथ्स, ये सब चीजें हमें एक्सचेंज में जाती हुई देखने को मिलती थी। और इन रिटर्न यूरोप से गोल्ड और सिल्वर भारत या कहें एशिया की तरफ आता हुआ हमें देखने को मिलता था। अभी मैप के थ्रू मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर हम देखें
तो कल्चरल एक्सचेंज, रिलीजियस एक्सचेंज भी हमें होते हुए देखने को मिले। भारत से बुद्धिज्म अलग अलग देशों में फैला, बाहर से इस्लाम भारत आया, क्रिश्चियनिटी भारत आई, तो ये सब एक्सचेंजेस भी हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले। तो कहना गलत नहीं होगा कि भैया ट्रेड के साथ, व्यापार के साथ हमें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली वो ये थी कि कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए। अक्सर यहां से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको बताना होगा कि कैसे ट्रेड के साथ, व्यापार के साथ यहां पर कल्चरल एक्सचेंज भी हमें होता हुआ देखने को मिलता था। तो कल्चरल एक्सचेंज भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिलता था। भैया ई क्या कर दिए हम, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, फॉर्म में स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, समझ नहीं आता कि एल के ऊपर डंडी लगा दी या टी के ऊपर डंडी लगा दी। कल्चर अब ठीक है। तो ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिलता था। अब समझो इसको, ये नक्शे को ध्यान से देखो, जरा मैप को ध्यान से देखो। यहां पर अगर आप देखो तो क्या होता था बच्चा कि ये हो गया चाइना और ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इंडिया जिसे आप कहते हो। यहां पर मेनली हम देखते हैं कि जो ये सिल्क रूट है, ये एशिया को, किसको, एशिया को गल्फ कंट्रीज से होता हुआ, या ये कहें वेस्ट एशिया से होता हुआ, किससे जोड़ता था, यूरोप से जोड़ता था। चाइना से सामान भारत आता था, भारत से सामान गल्फ कंट्रीज से होता हुआ, पर्शिया से होता हुआ, जहां पे आज मॉडर्न डे ईरान, इराक आप देखते हो, वहां से होता हुआ ये आगे यूरोप जाता था मेडिटेरेनियन सी के रास्ते। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम देखें, समझे, तो ये ट्रेड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है इस ट्रेड के अंदर क्या है, एक एपी सेंटर है। तो इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ दिस ट्रेड। भारत जो है व्यापार का सेंटर होता था। चाइना से, या अगर हम कहें साउथ ईस्ट एशिया से, चीजें भारत आती थी, ठीक है, और आगे फिर ये वेस्ट एशिया से होते हुए, पर्शिया से होते हुए कहां जाती थी, यूरोप जाती थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां पर समझें तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एशिया से क्या हो रहा है, एशिया से कॉटन, जिसमें मुस्लिन बहुत फेमस था, कपड़ा, साथ ही साथ स्पाइसेस, मसाले हमारे बहुत फेमस थे। इसके अलावा चाइनीज पॉटरी और भी कुछ अदर आइटम्स, ये सब जो हैं एशिया से कहां जाता था, यूरोप जाता था। ये सब चीजें एशिया से यूरोप जाती थी। और यूरोप से बदले में हमारे पास क्या आता था, यूरोप से बदले में हमारे पास आता था गोल्ड एंड सिल्वर। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां पर देखो तो इस व्यापार के अंदर, इस ट्रेड के अंदर, ये जो ट्रेड यहां हो रहा है, ये जो व्यापार यहां हो रहा है, इसके अंदर एशिया का क्या है, बोलबाला है। एशिया इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, वहां से हमारे पास गोल्ड और सिल्वर आ रहा है। और इसीलिए भारत इस सिल्क रूट के अंदर, इस सिल्क रोड के अंदर क्या था, एक एपी सेंटर था, एक सेंट्रल पॉइंट था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने के पीछे का मकसद क्या है कि भारत की ट्रेड वाइज, इकोनॉमिकली वाइज अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो कुछ इस तरीके से यह व्यापार हमें होता हुआ देखने को मिला। अब व्यापार में चीजें तो जा रही हैं, चीजों के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे एशिया से बुद्धिज्म जो है कहां गया, वो चाइना गया, जापान गया, अदर कंट्रीज में गया। और वहीं अगर हम देखें तो यूरोप से क्रिश्चियनिटी किधर आई, क्रिश्चियनिटी जो है एशिया की तरफ आई। बीच में पर्शियन कंट्रीज भी थी, पर्शिया था, गल्फ कंट्रीज थी, वेस्ट एशिया था। इन कंट्रीज से इस्लाम भारत आया,
यूरोप पहुंचा। तो ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिल्क रूट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन एशिया एंड यूरोप, मेकिंग वेस्ट एशिया एज द सेंट्रल पॉइंट। वेस्ट एशिया जो है यहां पर एक तरीके से आप देखो तो सेंट्रल पॉइंट था। सामान पहले चाइना से भारत आता था, भारत से वेस्ट एशिया जाता था और फिर वहां से आगे मेडिटेरेनियन नदी से होते हुए यूरोप जाता था। तो यह व्यापार बढ़िया यहां पर चल रहा था। अब कहीं ना कहीं क्या है कि समय के साथ चीजें हमें देखने को बदलती हुई मिल रही थी। होता क्या है कि इस पूरे के पूरे सिल्क रूट में इंडिया का और चाइना का एक डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था। और कई बार लोग पूछते हैं कि इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों? इस रूट को हम किसी और नाम से भी बुला सकते थे, किसी और नाम से भी जान सकते थे। तो देखिए क्या है कि जो सिल्क था उसको बनाने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर काफी लंबे समय तक, कई हजार साल तक चाइना के पास मोनोपोली रही। चाइना ने सिल्क कैसे बनता है उस प्रोसेस को, उस आइडिया को पूरे वर्ल्ड से छुपा करके रखा। तो हम क्या देखते हैं बच्चा? हम ये देखते हैं कि चाइना से सिल्क यूरोप जाता था, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो पहनते थे। तो इस रूट पे सिल्क चलता था, इसीलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब देखिए क्या है कि जब लोग ट्रेड के लिए, साथ ही साथ ट्रैवल के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी जो लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ नॉलेज के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाइना से मैंने आपको बताया ही कि फाहेन, ह्यूनसांग, इत्सिंग भारत आए, उनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही। इसी तरीके से क्या होता था कि जब ये लोग ट्रैवल करते थे तो अपने साथ खाने पीने की चीजें भी लेकर के चलते थे। भाई देखो आज भी तो होता है, आज भी कई बार हम देखते हैं कि जब भारत से लोग पहली बार विदेश जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, कोई घूमने के बहाने से जाए या वैसे ही जाए, तो क्या होता है, अपने साथ यहां से सामान लेकर के जरूर जाता है। हालांकि अब भारत या भारतीय चीजें हर जगह आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं, हर स्टोर में वर्ल्ड वाइड आपको चीजें अवेलेबल है, चाहे मक्के की रोटी हो, सरसों का साग हो या फिर आम का अचार ही क्यों ना हो। अब हर चीज बाहर विदेशों में मिल रही है। बट क्या होता था कि पहले के समय पर इतना चीजें आसान नहीं थी मिलना, है ना। अर्लियर थिंग्स वर नॉट दैट इजी। तो लोग क्या होता था, अपने साथ खाना भी लेकर के चलते थे। आज भी हम देखते हैं कहीं हमें छोटी सी जर्नी पर जाना हो, मम्मी क्या करती हैं कि भैया पूरी आलू बना लेती हूं, रास्ते में काम आएंगे। अगर मैं एग्जांपल ही आपको बताऊं तो आज से कुछ साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले, मेरी एक रिश्तेदार जो है, मेरी मौसी जी जो है, वो मलेशिया ट्रैवल करा, मतलब उन्होंने घूमने के लिए वो मलेशिया गई। अब वहां पर उनके साथ समस्या क्या हुई कि वो वेजिटेरियन थी, तो नॉनवेज वगैरह खाती नहीं थी। तो वो भारत से ही, हम अपने घर से ही अचार हो गया या थोड़ी बहुत और चीजें हो गई अपने साथ ले गई, ताकि वहां पर उनको दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि आज तो चीजें बहुत आसान है, पैकेट फूड हर जगह मिलता है, आप सीधा उसे गर्म पानी के अंदर डालो और बन करके तैयार, चाहे आपको छोले चावल खाने हो या महाराजमा खाने हो, कुछ मर्जी खाना हो, सब अवेलेबल है। बट पहले इतना आसान नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अपने साथ फूड लेकर के चलते थे जब भी वो ट्रैवल करते थे। तो कहा जाता है कि आज जो कई जगहों पर चीजें फेमस हैं, वो इन ट्रैवलर्स ने, इन ट्रेडर्स ने ही क्या करी, इंट्रोड्यूस करी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप देखो तो स्पैगेटी और नूडल्स की जब हम बात करते हैं तो माना जाता है कि जो नूडल्स हैं वो चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर गई और वहां जाकर के स्पैगेटी बन गई। तो चाइना से नूडल्स कहां पहुंची, वेस्ट पहुंची, और उनको हम स्पैगेटी के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं पास्ता की, तो आज जब भी पास्ता की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है कि इट इज एन इटालियन फूड, है ना। बट कहते हैं कि भैया पास्ता को सिसिली, जो एक इटालियन टाउन है, इटालियन सिटी है, वहां पर इंट्रोड्यूस कराने वाले ही कौन थे,
अरब ट्रेडर्स थे। तो 5th सेंचुरी के अंदर, यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले, सिसिली इटली के अंदर पास्ता को इंट्रोड्यूस किसने कराया? अरब ट्रेडर्स ने कराया। और आज आप देखते हो कि पास्ता एक फेमस इटालियन क्यूजीन है। तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि ये ट्रैवलर्स अपने साथ लेकर के गए और अलग अलग देशों के अंदर, वहां की संस्कृति के अंदर उन्होंने उनको पॉपुलर कर दिया। सिमिलरली अगर हम भारत की ही बात करें तो हमारे देश में, एशिया के अंदर जो बहुत सी कॉमन फूड आइटम्स हैं, जिसमें आलू आ गया, सोया आ गया, ग्राउंड नट आ गई, मेज आ गए, टमाटो आ गए, ये सब चीजें पहले भारत के अंदर या एशिया के अंदर नहीं चलती थी। कहा जाता है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी करी तो उसको वहां पर ये सब चीजें मिली और वो अमेरिका से ये सब चीजें यूरोप लेकर के आया और यूरोप से फिर ये चीजें एशिया आई। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज से 600-700 साल पहले अगर हम देखें तो 600-700 साल पहले भारत के अंदर आलू, टमाटर, ग्राउंड नट, मूंगफलियां, ये सब चीजें नहीं मिलती थी। अपना वही बाजरे की रोटी और ये जो मेन अनाज होता था हमारा, वही सब भारत में मेनली चलता था पहले। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहां पर जो है क्या करा, किसकी शुरुआत करी? अमेरिका की डिस्कवरी करी। और अमेरिका से जब उसने ये सब चीजें वहां पर देखी तो वो अपने साथ यूरोप लाया और यूरोप से ये चीजें भारत, एशिया हमें आती हुई देखने को मिली। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जो आम जनता थी वो इन क्रॉप्स के ऊपर अपनी मील्स को लेकर के हाईली डिपेंडेंट हो गई। देखो, यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो क्या है? जब हम यूरोप की बात करते हैं तो मिड 15th सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें और उसके भी बाद अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि यूरोप के अंदर ज्यादातर लोग जो है नॉन वेज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, मीट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। और नॉन वेज जो है क्या होता था, मीट जो है क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था। तो जो गरीब व्यक्ति था, पुअर पीपल थे, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे और हंगर की प्रॉब्लम, बाकी सब प्रॉब्लम्स हमें वहां पर देखने को मिलती थी। बट जब क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप के अंदर पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, कॉमन फूड आइटम्स को इंट्रोड्यूस करता है तो क्या होता है कि जो यूरोप की पुअर जनता है, गरीब लोग हैं, वो इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी मील्स के लिए। और ऐसा ही हमें क्या देखने को मिलता है कि एग्जांपल आयरलैंड का देखने को मिलता है। आयरलैंड के अंदर क्या हुआ कि जो गरीब जनता थी, गरीब किसान थे, वो पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। और हम क्या देखते हैं कि आयरलैंड के अंदर 1840s में पोटैटो ब्लाइट, नाम याद रखना, पोटैटो ब्लाइट नाम की बीमारी यहां पर फैली, जिसने पोटैटो की फसल को पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब पोटैटो की फसल यहां पर डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या हुआ, पोटैटोज की शॉर्टेज हो गई और उस वजह से काफी सारे लोग भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण मारे गए। तो कई बार इन न्यू क्रॉप्स ने लोगों की जान भी ले ली, उनको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया कि जब उनकी शॉर्टेज हुई तो लोगों की डेथ भी हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली। और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे न्यू क्रॉप्स के ऊपर, तो आपको बताना है कि कैसे इन क्रॉप्स ने लोगों की जिंदगियां बदली और कई बार तो जान तक ले ली गई। तो एग्जाम्पल में आप यही लिखोगे कि कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ इन कॉमन फूड आइटम्स को अमेरिका से यूरोप लेकर के आया, वहां के लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, किस तरीके से जिंदगियां बदली। आयरलैंड के अंदर लोग इतने डिपेंडेंट हो गए कि 1840 के अंदर जब पोटैटो ब्लाइट नाम की बीमारी लगी, क्रॉप्स खराब हुई, सड़ी, तो कई लोगों की, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ दिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये क्रिस्टोफर कोलंबस भाई साहब यूरोप से, स्पेन से अमेरिका की तरफ पहुंचे क्यों, वाई? और ऐसे ही आपको पता होगा कि वास्को दी गामा भी क्या होता है, भारत आता है। क्यों आता है? क्या जरूरत थी वास्को दी गामा को भारत आने की?
अभी ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसको यहां पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको बताने वाला हूं, जो आपको नहीं पता होगा। देखिए क्या है कि इस पूरे के पूरे मैप को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। हम अब तक ये तो समझ चुके कि इंडिया की और एशिया की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। भारत से काफी सारी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज अरब वर्ल्ड के रास्ते कहां जाती थी? यूरोप जाती थी। किधर जाती थी? यूरोप जाती थी। अब यहां पर अगर आप समझो तो देखो हो क्या रहा है। इस पूरे व्यापार में यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आ रहा है एशिया की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप है वो अरब्स के ऊपर और एशियंस के ऊपर, खासतौर पर इंडियंस और चाइनीज लोगों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। यहां पर एक एंगल आता है धार्मिक भी। अरब वर्ल्ड जो है वो मानता था किसको? इस्लाम को। यूरोप मेजरली मानता था किसको? क्रिश्चियनिटी को। किसको? क्रिश्चियनिटी को। अब यहां पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि अगर यूरोप को एशिया के साथ ट्रेड करना है तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर है? अरब वर्ल्ड पर है। क्योंकि उसे पता है कि भैया यहां से सीधा कोई रास्ता नहीं है, लैंड रूट कोई नहीं है। यहां से मुझे जो है अरब वर्ल्ड से, वेस्ट एशिया से होते हुए ही इनसे व्यापार करना पड़ेगा। यहां पर ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये इस्लाम को फॉलो करते हैं। अब इनके बीच में पावर टसल भी कहीं ना कहीं था धर्म को लेकर के। क्रूसेडिक वॉर्स भी हमें यहां पर होते हुए देखने को मिले। तो स्पेन और पोर्चुगल, ये जो दो देश थे, ये बड़े परेशान थे। स्पेन और पोर्चुगल का कहना था, यहां तक कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज का भी कहना था कि हमें एक डायरेक्ट रूट एशिया को ढूंढना चाहिए ताकि हम अरब्स को क्या कर सके? गायब कर सके, या इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। अभी हम क्या है? इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यूरोप से, स्पेन से, पोर्चुगल से काफी सारे लोग एक्सपेडिशंस में जाते हैं, तलाश करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत आने के लिए निकला था, बट वो भारत ना आकर के अटलांटिक पार करके कहां पहुंच गया? वो पहुंच गया अमेरिका, स्पेशली जो मैक्सिको, पेरू वाला रीजन है वहां पर। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं यहां पर वास्को दी गामा की, तो वास्को दी गामा पोर्चुगल से निकला और वो यहां से निकल करके, अगर आप ये देखो तो ये जो लाल वाला ट्रेड रूट देख रहे को, सी रूट मिल रहा है आपको, ये वो इस तरीके से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके केप ऑफ गुड होप से आकर के वो मोजाम्बिक रुकता है। मोजाम्बिक से वो रुक करके आगे जो है फिर वो मालिंदी जाता है, कीनिया बेसिकली। और यहां से जो है फिर वो एक इंडियन ट्रेडर के पीछे पीछे भारत आता है और कैलिकट पहुंचता है। तो जैसे ही ये ट्रेड रूट यूरोप ने एशिया के लिए ढूंढा, डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लिया, वैसे ही क्या हुआ कि अरब वर्ल्ड की डिपेंडेंसी, जो यहां पर यूरोप को अरब वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखो तो अब यूरोप जो है वो डायरेक्ट एशिया के साथ कनेक्टेड हो गया है। अब वो अरब वर्ल्ड के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो 16th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन सेलर्स हैं वो इंडियन ओशन के थ्रू आ जाते हैं कहां? वो आ जाते हैं सीधा भारत, या कहें एशिया। सिमिलरली अटलांटिक ओशन से होते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं अमेरिकाज। तो कोलंबस जो है वो कहां पहुंचा? अमेरिकाज पहुंचा। वास्को दी गामा जो है कहां पहुंचा? वास्को दी गामा जो है वो भारत आया। आई गेस 1498 में आया था, 1498 के आसपास जो है, हाँ 1498 में जो है वास्को दी गामा भारत आ गया था। तो यहां पर जैसे ही ये चीज हुई तो अब क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, सेंट्रल पॉइंट जो था ट्रेड का, जहां से लोग व्यापार करते थे, वो अब हमें यहां पर थोड़ा सा पोजीशन के अंदर चेंज आता हुआ देखने को मिला। कैसे? अब उस पर हम आएंगे। वहीं अगर हम अमेरिकाज की बात करें
तो कोलंबस भारत की तलाश में निकला था और पहुंच जाता है वो अमेरिकाज। कब? 1492 में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिकाज पहुंच जाता है। और ये जो अमेरिकाज हम यहां कह रहे हैं, ये आज का यूएसए नहीं है, ये मॉडर्न डे यूएसए की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है पेरू और मैक्सिको वाले रीजन की। उस रीजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और उससे ऊपर से थोड़ा सा। अब देखिए क्या था कि अगर आप मैप उठा करके देखें तो मैप में आप देखोगे कि ये हो गया हमारा अमेरिका वाला पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। फिर यहां पर बीच में आ जाता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। फिर आता है यूरोप, फिर आता है एशिया, फिर आता है क्या? पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। तो अगर आप अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लोकेशन को समझो, देखो, तो यहां पर वो एक तरफ से तो क्या है, पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ से जो क्या है, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। वहीं यूरोप, एशिया आपस में कनेक्टेड है लैंड के थ्रू। अफ्रीका भी यहां तक कनेक्टेड ही है, अफ्रीका भी यहां पर कनेक्टेड ही है। बट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटा हुआ है। वो जानता ही नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे जानता ही नहीं है कि ये भी कोई जगह है। अटलांटिक ओशन इतना बड़ा था, पैसिफिक ओशन ही इतना बड़ा था कि भैया इसको पार करके आ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बट जब 1492 के अंदर कोलंबस अपने लोगों के साथ स्पेन से चल करके पेरू मैक्सिको वाले रीजन में पहुंचता है, सेंट्रल अमेरिकाज और उस रीजन में पहुंचता है, तो वह हैरान हो जाता है कि अच्छा भैया ये भी कोई जगह है। और वो यहां के लोगों को जब देखता है तो उसे लगता है कि कहीं इंडियंस ही तो नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों का नाम क्या पड़ा? अमेरिकन इंडियंस पड़ा, या रेड इंडियंस पड़ा। अब ये जो अमेरिकन इंडियंस थे या रेड इंडियंस थे, जो अमेरिका वाले रीजन में लोग रहते थे, ये बाकी किसी को तो जानते ही नहीं थे, जुड़े हुए ही नहीं थे, इनका जुड़ाव ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोप के लोग थे, वो तो गंदगी से निकल करके आ रहे थे, बीमारियों से निकल करके आ रहे थे, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनकी। वहीं अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी बिल्कुल भी क्या थी? नील थी, जीरो थी। अब यूरोप ने क्या करना शुरू करा? अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू करा। यहां पर जो है अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करा। स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, इन सब कंट्रीज ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करा, और यहां से यूरोप की कहानी पलटती है। यूरोप यहां से अब क्या करेगा? पैसा कमाना शुरू कर देगा। और इसीलिए अगर हम देखें तो ये जो कई लोग हैं वो पेरू मैक्सिको वाले रीजन को एल दोरादो भी कहते थे, द सिटी ऑफ गोल्ड। तो एक तरीके से जो है इसको एक काल्पनिक नाम दिया गया कि एक ऐसा काल्पनिक जगह है जहां पर जो है गोल्ड ही गोल्ड है, सिटी ऑफ गोल्ड है। और ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि जो ये सामान या अमेरिका से लेकर के यूरोप आते थे, इसको बहुत महंगा बेचते थे, कई टाइम्स महंगा बेचते थे, तो पैसा, मुनाफा बहुत होता था। तो कहा जाता था कि भैया कोई सिटी ऑफ गोल्ड है उधर अमेरिका के अंदर जहां से इतना कुछ आ रहा है, तो उसको एल दोरादो नाम दिया गया। तो ये जो पेरू मैक्सिको वाला रीजन है, इस रीजन की हम बात यहां पर कर रहे हैं। इस रीजन के अंदर काफी सारे क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, मेटल्स देखने को मिलते हैं। तो ये एल दोरादो के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अब देखो तो चीजें अब आपको यहां पर बदलती हुई देखने को मिलेंगी। अब यूरोप जो है वो अमेरिका को कॉलोनाइज करने की बात यहां पर करता है कि भैया मैं तो अब अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाऊंगा। और यहीं से शुरुआत होती है डिसीज कंक्वेस्ट ट्रेड की। कैसे? अब देखो, स्पेनिश लोग हो गए हों या पोर्चुगीज लोग हो गए हों, इनके लिए यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि अटलांटिक ओशन से अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के जाएं और अमेरिका के लोगों से जाकर के लड़े, वहां के नेटिव लोगों से जाकर के लड़े। यूरोप की जब हम बात करते हैं, जो यूरोप के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, हंगर बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ जो है जो यूरोप था वो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर देखो तो यूरोप के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलती थी? गंदगी देखने को मिलती थी।
यूरोप जो है डर्टी था बहुत ज्यादा। तो ऐसी जगहों पर यहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, हंगर की प्रॉब्लम है, वहां पर क्या है, बीमारियां पनपेंगी। तो यूरोप के जो लोग हैं वो कई बीमारियों से, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इससे यूरोप के जो लोग हैं वो क्या थे, इम्यून थे। भाई देखो आज अब क्या है, अब धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो कोरोना जो है, कोरोना महामारी जो आई थी, लोग उससे इम्यून होने लग गए ना। जब पहली लहर आई तो बड़ा नुकसान हुआ, सेकंड लहर में बड़ा नुकसान हुआ, फिर कुछ टाइम बाद तो नॉर्मल होती चली गई। ठीक है, होगा भैया होगा। भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि खांसी बुखार समझ के ही कई लोग तो कोरोना को झेल गए। बट यूरोप के अंदर कोरोना से तबाही आ गई, अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर कोरोना से तबाही आ गई। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं थी। तो ऐसे ही यहां भी हुआ। यूरोप के जो लोग थे वो गंदगी में रहते थे, बीमारियों से निकले हुए थे, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। बट वहीं जो अमेरिका था, अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटे हुए थे, उनका इम्यून सिस्टम था नहीं, वो किसी को जानते नहीं थे, अपने अपने में रहते थे। तो जब पोर्चुगीज और स्पेनिश ट्रूप्स अमेरिका पहुंचे तो वो अपने साथ कुछ स्पेनिश सोल्जर स्मॉल पॉक्स की बीमारी से ग्रस्त थे। कहा जाता है कि स्ट्रैटेजिकली स्पेनिश सोल्जर्स ने स्मॉल पॉक्स जो है, बीमारी जो है, वो अमेरिका के अंदर इंट्रोड्यूस करी। और स्मॉल पॉक्स जो है देखते ही देखते अमेरिका के ओरिजिनल लोगों के लिए एक भयावह तूफान की तरह कैसे बन करके आया, जिसमें यूरोप को, खासतौर पे स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों को बिना हथियार उठाए अमेरिका के लोगों को अपना गुलाम बना दिया। तो स्मॉल पॉक्स प्लेड अ रोल ऑफ डेडली वेपन इन द केस ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ अमेरिकाज। तो आप देखो, जब कोरोना आया था तो कोरोना के लिए क्या कहा जाता था? यही कहा जाता था ना कि भैया ये तो चाइना का हथियार है, चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया है यूएसए को, यूरोप को और बाकी देशों को खत्म करने के लिए, जिसमें कुछ सच्चाई भी थी। तो ऐसे ही वो हथियार अगर आप देखो तो स्मॉल पॉक्स पहले रह चुका है, जिसको स्पेनिश और पोर्चुगीज सोल्जर्स ने इस्तेमाल करके अमेरिकाज को कॉलोनाइज करा था। और अमेरिका के अंदर काफी सारे लोग मारे गए और धीरे धीरे करके स्पेनिश लोगों ने, पोर्चुगीज लोगों ने किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया? अमेरिकाज के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला पार्ट आता है। तो ये हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब यूरोप का अमेरिकाज के ऊपर कंट्रोल हो गया तो 19th सेंचुरी की ही अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 19th सेंचुरी में ही, यानी कि 1800 में ही अगर आप देखो तो यूरोप के हालात खराब थे। मेरे साथ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ चुके हो कि लोगों के पास ना काम है, ना खाने को अनाज है, गंदगी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, दिक्कत ही दिक्कत है भैया। तो यूरोप से लोग अब कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ माइग्रेट होने लगे। यूरोप के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, हंगर की प्रॉब्लम थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, गंदगी से भरा हुआ था यूरोप। यहां से लोग अब अमेरिकाज की तरफ जाने लगे। अमेरिकाज लोगों को अपनी डेस्टिनेशन के तौर पर देखने को मिला कि भैया यहीं चलते हैं। साथ में अफ्रीका के स्लेव्स को इन्होंने ले लिया, उनके ऊपर डंडा करके कि भैया चलो, स्लेवरी के थ्रू अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना करके, अमेरिका के लोगों को गुलाम बना करके यूरोप के लोग अमेरिका जाकर के अपना हक जमा बैठते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर कॉटन, शुगर प्लांटेशंस में यूरोप के लोगों ने अपना काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लिया। और विद द टाइम क्या हुआ? विद द टाइम हम देखते हैं कि जो यूरोप, जहां से पहले सोना चांदी एशिया की तरफ आता था, जो वेस्ट एशिया या एशिया के ऊपर डिपेंडेंट था कुछ इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज के लिए, वो अब खुद सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया।
स्पेशली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकाज एंड द डायरेक्ट सी रूट टू एशिया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका की खोज से और एशिया या भारत के साथ एक डायरेक्ट सी रूट की खोज ने यूरोप को पावरफुल कर दिया। क्या होता है कि 15th सेंचुरी तक अगर हम समझें तो चाइना ने अपने आप को ओवरसीज ट्रेड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 15th सेंचुरी में चाइना ने कहा कि मुझे इनके साथ व्यापार करना ही नहीं है भैया, ओवरसीज ट्रेड। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका की खोज यहां पर हो चुकी थी। अमेरिका की खोज यहां पर हो चुकी थी। अमेरिका की मदद से यूरोप जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अब यहां पर बन रहा था और हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिले। तो चाइना और एशिया ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। इंडिया, भारत, ये लोग आ ही चुके थे और आप देखते हो पहले पोर्चुगीज भारत आए, पोर्चुगीज के बाद हम देखते हैं कि आगे चल करके हमें यहां पर इंग्लिश लोग, फ्रेंच लोग, डच लोग, स्पेनिश लोग भारत आते हुए देखने को मिले और भारत को तो इन्होंने देखते ही देखते अपनी कॉलोनी भी बना लिया। तो 15th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि चाइना ने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बनना, मतलब अमेरिका की मदद से यूरोप यहां पर एमर्ज हुआ एज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो देखो, समझो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हो क्या रहा है। अगर हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज में आपको समझाऊं तो ध्यान से समझना इस चीज को। टिल 15th सेंचुरी एशिया, जिसमें इंडिया और चाइना जो है क्या थे, मेन पावर्स थे टिल 15th सेंचुरी। आगे चल करके 15th सेंचुरी से अगर हम देखें तो लगभग आप मान करके चलो 17th सेंचुरी तक फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये इंपॉर्टेंट पावर्स थी। इसके बाद आगे चल करके 18th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो फ्रांस, ब्रिटेन मेन पावर्स हमें यहां पर देखने को मिला, जर्मनी मेन पावर्स हमें यहां पर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो यूरोप जो है वो 15th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा ताकतवर रहा। उसके बाद अगर हम देखें तो मिड 20th सेंचुरी से आप देखोगे कि यूएसए और यूएसएसआर, रशिया, इंपॉर्टेंट पावर्स तो के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। और आज प्रेजेंटली अब दोबारा से समय का चक्र घूम रहा है और एशिया पावरफुल होता जा रहा है, जिसमें चाइना और इंडिया दो मेन की प्लेयर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अब फ्यूचर जो है वो एशिया का ही है, हम लोगों का ही है। तो ये था आपका चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसको हमने यहां पर पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर आपका कंक्वेस्ट, डिसीज, ट्रेड पार्ट तक का जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर करे। आई होप आपको ये वीडियो शॉर्ट हमने तरीके से इसको पढ़ा, हालांकि कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। शॉर्ट इसलिए है क्योंकि चैप्टर ही शॉर्ट हो गया है। मज़ा आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी इस चैप्टर को यहीं पर हम एंड करते हैं, इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो इसी के साथ हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड अब बचता है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम पढ़ें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।